तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टार्ट करें तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो हमेशा जो मतलब का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड फिर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एटम्स, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एटम्स, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एटम्स, ठीक है। तो फिर बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मॉलिक्यूल्स मतलब कि कोई भी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एटम्स, रिएक्शन ऑफ एटम्स से फॉर्म हुआ है मॉलिक्यूल, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मॉलिक्यूल्स मतलब रिएक्शन ऑफ एटम से फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को बोलते क्या है, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को बोलते क्या है, तो स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो फिर इसका मतलब कि थोड़ी सी केमिस्ट्री भी होने वाली है इसमें, हाँ, तो बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसे, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसे। एंड बायोकेमिस्ट्री ये टर्म किसने कॉइन करा था, ये टर्म किसने कॉइन किया था, न्यूबर्ग ने कॉइन करा था। इट वॉज अ टर्म coined by, it was a term coined by Newberg, it was a term coined by Newberg, न्यूबर्ग ने टर्म कॉइन करा था ये, ठीक है। अब ठीक है, न्यूबर्ग ने कॉइन करा टर्म ये, ठीक है, न्यूबर्ग ने टर्म कॉइन कर दिया ये, वेरी गुड। अब इसके अंदर एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से एक्चुअली में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जहाँ से एक्चुअली में क्वेश्चंस आएंगे। देखो, ऑल द मॉलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म या सेलुलर पूल या सेल प्रोटोप्लाज्म, या तो सेल बोलो सिंपली, या तो सेलुलर प्रोटोप्लाज्म बोलो, या तो सेलुलर पूल बोलो, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स है। ऑल मॉलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म सेलुलर पूल सेल्स आर बायोमॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फिर ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है, ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन सेल, सेलुलर पूल में प्रेजेंट है, या हमारे सेल में प्रेजेंट है, सेलुलर पूल में प्रेजेंट है, या प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सारे जो भी मॉलिक्यूल्स है जो प्रेजेंट है इधर, बट सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, कार्बन कंटेनिंग, all the carbon containing molecules present in all the carbon containing molecules, all the carbon containing molecules which are present in, sorry, all the carbon containing molecules which are present in cell या सेलुलर पूल या प्रोटोप्लाज्म, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ये किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये किसकी लाइन है, हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, किसकी लाइन है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, न्यूबर्ग ने कॉइन करा टर्म, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं, और बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्पोजिशन क्या है प्रोटोप्लाज्म का, कॉम्पोजिशन क्या है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे और ऑर्गेनिक, देखो प्रोटोप्लाज्म में कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म समझते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होगा और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक को हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ही बोल देते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम क्या बोल देते हैं कि ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है ये सारे। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होंगी वो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट वाली भी लाएगा, सबसे कम जो चीज़ होंगी वो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को आएंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होंगी हमारे पास, H2O, सबसे कम चीज़ हमारे पास होंगे आयंस, ठीक है। आयंस को याद करो, सबसे 1% ही सबसे कम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो, 70 to 90%, ठीक है, 70 to 90%, ये 70 to 90% हो गया हमारा पानी, और आयंस क्या होंगे, 1% हो गए। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये कैसे याद करना है, तो फिर ये हमने पेंसिल से याद करना है। पेंसिल से कैसे याद करना है,
पेंसिल से कैसे याद करना है, देखो पेंसिल की स्पेलिंग क्या होती है, पेंसिल, ठीक है। पेंसिल की स्पेलिंग होती है पहले तो सबसे पहले प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन्स ही सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रोटीन से ही पूरा सेल बन रहा है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा को क्या बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं 10 से 15% होगा प्रोटीन, 10 से 15% क्या होगा प्रोटीन, 10 से 15% क्या होगा प्रोटीन हमारा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा 10 से 15% हमारा प्रोटीन ही होगा। फिर न्यूक्लिक एसिड बात करें, न्यूक्लिक एसिड ही तो प्रोटीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो फिर उसको हो जाएगा 5 to 7%, 5 to 7% हो जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड, 5 to 7% हो जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट हमारा परसेंट होगा 3%, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा 3% होएगा। एंड फिर हमारा जो लिपिड्स होगा वही 2% में आ जाएगा, वही 2% में आ जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा 2% में, ठीक है। फिर से बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा प्रोटीन सबसे ज़्यादा होंगी क्योंकि प्रोटीन से ही सब कुछ बन रहा है, प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा होंगे। प्रोटीन की परसेंटेज क्या थी, 10 से 15% प्रोटीन की परसेंटेज थी। फिर लिपिड्स की फिर उसके बाद क्या था कि बना कौन रहा है प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड की परसेंट कितनी होगी 5 to 7%। कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितनी होगी 3% होगी। फिर पेंसिल लिपिड की परसेंटेज कितनी होगी 2% होगी। बंद कर दे, जाओ, ठीक है, ये लिपिड की परसेंटेज इतनी होगी, ठीक है, ओके, डन, वेल एंड डन, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, पूरा रिवाइज़ करते हैं ढंग से, एक बार रिवाइज़ करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन किसकी बात करेंगे, किसका कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन बात करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो फिर इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो होंगी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक होंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक होंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एक होंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक होंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, ये तो श्योरिटी से बोल सकते हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, इतना तो श्योरिटी से बोल सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या बात करते हैं, इनऑर्गेनिक पर्सन में H2O आएगा एंड हमारे पास आयन्स आएंगे, ठीक है, H2O में आएगा और आयन्स आएंगे। H2O हमारे पास कितना है परसेंट है, 70 to 90% H2O है एंड हमारे पास आयन कितने परसेंट है, 1% है। एंड इसके ना ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में पेनिसिल, ठीक है। प्रोटीन्स आएगा सबसे पहले, प्रोटीन्स की परसेंटेज कितनी है, 10 से 15% प्रोटीन्स ही है हमारे पास। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की परसेंटेज कितनी है, हमारे पास 5 to 7% है न्यूक्लिक एसिड की परसेंटेज। कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज कितनी है, हमारे पास है 2%, ठीक है, 3%। एंड फिर लिपिड्स की सबसे कम परसेंट है, वो कितनी है 2%, ठीक है। बस ये हो गया पूरा, ये क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिशन, ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कॉम्पोजिशन हो गया प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, कॉम्पोजिशन हो गया प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है, कॉम्पोजिशन है हमारे प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, याद होगा, पूरा याद होगा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया, अब देखो, अब कॉम्पोजिशन एंड कंपैरिजन, कॉम्पोजिशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कॉम्पोजिशन भी और कंपैरिजन एंड कंपैरिजन, एक तो कॉम्पोजिशन देखते हैं हम, कॉम्पोजिशन एंड कंपैरिजन, कॉम्पोजिशन देखते हैं और कंपैरिजन देखते हैं, कॉम्पोजिशन एंड कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, किसका एलिमेंट्स, किधर इन ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है,
हाइड्रोजन परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट, परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट, परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। एक तो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये बात करते हैं। अब देखो इसके अंदर कितना आ जाएगा, परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट एंड इधर ही परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज वेट कितना है, ठीक है। परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट एंड वेट इन ह्यूमन बॉडी। तो फिर हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन बनाना है, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सल्फर, सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकॉन। अब देखो ये बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो अब देखो हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन में अर्थ क्रस्ट में कितना है, अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होगा, 0.14%। रिएक्टिव है भाई, रिएक्ट कर लेगा, 0.14% ही हमारा हाइड्रोजन होगा अर्थ क्रस्ट में। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी में आता है, ह्यूमन बॉडी में बस 0.5 है, बस इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऑफ कोर्स 0.5% हो गया ये, ठीक है। पहले कितना था 0.14%, अब कितना हो गया 0.5%। अब वही बात करते हैं हम कार्बन की बात करें तो फिर 0.03% है हमारे पास क्रस्ट में उससे भी ज़्यादा करने के। कार्बन क्या बनाता है, कार्बन आराम से अपना हाइड्रोकार्बन जब चिल बना रहा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इतने अच्छे बना रहा है, तो फिर वो क्यों कार्बन अकेला रहेगा, तो 0.03% है, उससे भी कम परसेंट है हाइड्रोजन से, ठीक है। बट वैसे इसका 18.5% समझ लो 18.5% है किधर, हमारी बॉडी में जब भी हमने याद करना है, जब भी हमने अपना शरीर देखना है तो हमें याद करना है कि अच्छा 18.5 कितना है हमारे पास कार्बन, और ऑक्सीजन सॉरी हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 0.5%, 18.5%, अच्छा 0.5 आ रहा है कॉमन, 0.14%, 0.03%। अब देखो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, अब वही हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके अंदर आता है 46.6% एंड 65.2%, ठीक है, 46.6% एंड ये देखो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट एंड परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी, ये दोनों ही में मोस्ट अबंडेंट है। दिस इज द मोस्ट दिस इज मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, दिस इज 46.6%, दिस इज 65.0%, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। 46.6% कितना होगा अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में तो 65% होगा, 65% होगा ये, ठीक है। अब देखो इसके ना नाइट्रोजन की बात करें तो फिर परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट की बात करें तो फिर उसने बड़ी वैसे लिख दिया कि भाई बहुत लिटल है, उसकी वैल्यू याद करने की तो ना कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा लिटल है, ठीक है, मतलब 0.03% से भी कम है, सोच लो, ठीक है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की वैसे अगर बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी में बात करें, क्योंकि मैं न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर रहा है इतना, है ना, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म कर रहा है, तो फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में बात करें तो फिर ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी में हमारा हो जाएगा आराम से 3.3%, मतलब वेरी लिटिल परसेंट है, 3.3% आ गया नाइट्रोजन का, समझ रहे हो उसका। भाई देखो सल्फर का क्या है, सल्फर का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये 0.03% है। 0.03% कहाँ था, हमने अर्थ क्रस्ट में देखा था, हमने किसको देखा था, कार्बन को देखा था, कार्बन का हमारा उसमें सच में कितना है 18.5%, ठीक है, 0.03% देखा, और 0.3% किसका देखा, ह्यूमन बॉडी में देखा हमने 0.3%, ठीक है। वैसे हमारी ये क्या था अर्थ क्रस्ट में था ये सल्फर का, ठीक है, सल्फर का वैसे कितना था अर्थ क्रस्ट में था हमारा, ठीक है। अब देखो अब ये समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखो
सोडियम का देखें, सोडियम का देखें, सोडियम का देखें, सोडियम का देखें, तो फिर वैसे इसका 2.8% है हमारे अर्थ क्रस्ट में। हमारे अर्थ क्रस्ट में खुले से 2.8% बहुत ज़्यादा मतलब फाउंड हो रहा है, मतलब, और हमारे में बस 0.2%। 0.2% सोचो ना, सोडियम हमारा कोई आता तो है नहीं कि मतलब बहुत एसेंशियल कंपोनेंट में आ रहा है, मतलब ओह माय गॉड वाओ द होल व्हाट द हेल, ठीक है। तो 0.82 तो फिर 2.8% से 0.2% चला गया, ठीक है। अब कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का पता नहीं क्यों 3.6 से 1.5, 3.6 से 1.5, 3.6 1.5, 3.6 1.5, 3.6 कितना है, किसमें था ये, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में कितना था 3.6, और फिर ह्यूमन बॉडी में कितना हो गया 1.5 बच गया, हे भगवान। अब देखो, अब मैग्नीशियम में देखा जाए, मैग्नीशियम में देखा जाए, मैग्नीशियम में देखते हैं, मैग्नीशियम में देखते हैं। तो मैग्नीशियम को देखा जाए, मैग्नीशियम के अंदर 2.1 है, किसमें है, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में सोचो अभी भी 2.1 चल रहा है, बट नहीं, हमारे में आते आते 0.1% हो गया, ठीक है। अब सिलिकन वैसे ही, सिलिकन जैसे ही, इसके अंदर 227.7% है अर्थ क्रस्ट में, बट हमारे अंदर निग्लेजिबल है, मतलब वेरी लिटिल भी नहीं, निग्लेजिबल, मतलब आप कंसिडर मत करो तभी आप खुश रहोगे, ठीक है। कंसिडर मत करो तभी आप खुश रहोगे, ठीक है। तो फिर इसके अंदर इतना निग्लेजिबल है कि आप कंसिडर मत करो तभी आप खुश रहोगे, ठीक है। तो फिर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट देखा जाए, परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट देखा जाए हाइड्रोजन का, तो हो गया 0.14%। एंड फिर उसका परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी देखा जाए 0.5, कार्बन का 0.03, 18.5, 46.6, 65.2, ठीक है। नाइट्रोजन का वेरी लिटिल 3.3, ठीक है, वेरी लिटिल 3.3। फिर सल्फर का कितना आ गया, सल्फर आता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, सल्फर आएगा, पहले N आएगा, फिर S आएगा, फिर आएगा NaCaMg, मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद ये तरीका है आज करने का, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सल्फर का 0.03%, फिर उसके बाद 0.3%, फिर उसके बाद सोडियम का 23 होता है, तो उससे एस्टिमेट कर लो 2.8 होएगा, 2.8 होगा प्लस में, ऐसे 0.2 होगा, ठीक है। तो 3.6 होगा कैल्शियम का, एंड फिर 1.5 होगा, 2.1 होगा मैग्नीशियम का, फिर 0.1 होगा निग्लेजिबल, ठीक है। एक बार सारा एक बार फिर से अपना रिटेन करने की कोशिश करते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है। अब एक बार फिर से अब ये हम बात करेंगे अर्थ की, अर्थ की लिखेंगे हम इधर, सॉरी, ठीक है। अब देखो हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे हमारे प्यारे प्यारे अर्थ की, हमारे प्यारे प्यारे अर्थ की। अर्थ क्या पता, तुम्हें पता क्या होता है, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और ये हम हैं, हम पता है तुम्हें कौन है, हम ये है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी परसेंटेज कितनी है, देखते हैं हमारी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। देखते हैं, चलो देखते हैं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की बात करते हैं। ओह माय गॉड, हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा 0.14%, एंड ये आ जाएगा हमारा 0.5% हमारे मिनट में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कार्बन की, कार्बन की क्या होगी, कार्बन की हमारी हो जाएगी 0.03%, एंड ये हो जाएगी 18.5%, ठीक है। एंड फिर हमारे हो जाएगी ऑक्सीजन की 46.6%, एंड दिस इज 65.0%। तो फिर हम इससे ये समझ आ गया, दिस इज मोस्ट अबंडेंट, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो फिर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की क्या होगी, नाइट्रोजन दिस इज़ वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, इतना लिटिल है, हमने पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, ये इसमें 3.3% होगा, सोचो। फिर उसके बाद हमारा आता है सल्फ़र, सल्फ़र में 0.03%, ठीक है। फिर उसके अंदर 0.3%, क्योंकि हमारे तो सिस्टीन बन रहा है, वो बन रहा है, तो कुछ बन रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोडियम, फिर आता है हमारा सोडियम, सोडियम की बात करें, सोडियम की बात, तो दिस इज़ 2.8%, दिस इज़ 0.2%, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो दिस इज़ 3.6%, दिस इज़ 1.5%। फिर उसके बाद कैल्शियम के बाद हम बात करें मैग्नीशियम की, तो दिस इज़ 2.1%, एंड दिस इज़ 0.1%, ठीक है। इसमें 1 सेम आएगा, 1%, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम की बात करें, हो गया। अब किसकी बात बची है हमारी, सिलिकन की, सिलिकन तो सबके ईजी होता है, सिलिकन हमारे अर्थ में कितना हो जाएगा 27.7%, एंड हमारे अंदर कितना हो जाएगा, नेग्लेजिबल,
हे भगवान, निग्लेजिबल ही हो गया मेरे अंदर तो, ठीक है, ये समझ में आ गया। वेरी 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 गुड, जिसको ये समझ में आ गया है, जिसने ये रट लिया है री, ठीक है, एंड वो जाके रट लेगा ढंग से, ठीक है, तो फिर उसके लिए ना बल्ले बल्ले शाओ शाओ, चलो ठीक है। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड, ओके ओके। अब देखो, अब मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करते हैं हमने, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 सबसे नोके पॉइंट है, मज़ा आएगा सुनने में। देखो, मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस इसमें यूज़ होता है, ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेस यूज़ होता है, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेस यूज़ होता है, एंड उसमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। हेक्सोकाइनेस यूज़ होता है, मैग्नीशियम यूज़ होता है, ठीक है, हेक्सोकाइनेस ग्लाइकोलिसिस, मैग्नीशियम यूज़ होगा हेक्सोकाइनेस में, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। और मैग्नीशियम किस में यूज़ होता है, मैग्नीशियम और किस में यूज़ होता है, ठीक है, हमारे राइबोसोमल सब यूनिट्स को जोड़ने में, और किसमें हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हेक्सोकाइनेस में करने में, ठीक है। और आयरन और कॉपर साइटोक्रोम में फाइंड आउट होता है, अगर आयरन और कॉपर साइटोक्रोम में फाइंड आउट होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन मैंगनीज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन मैंगनीज में रिच होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मॉलिबेडनम है इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मॉलिबेडनम इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला, आयरन और कॉपर किस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा Fe2+, Cu2+, दोनों में 2+2+ आना चाहिए, ठीक है। तो काइटोक्रोम में होगा, साइटोक्रोम बोलो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन मैंगनीज, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन मैंगनीज में रिच है, ठीक है। molybdenum is required for nitrogen fixation, molybdenum is required for nitrogen fixation। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस में, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम की बात करें तो एक तो हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी के चाहिए होता है, हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में होती है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में होती है, ठीक है। और किस में चाहिए होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स को जोड़ने में, राइबोसोमल सब यूनिट्स को जोड़ने में, ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट्स को जोड़ने में मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट क्या हो गया, एक और पॉइंट हो गया हमारे पास Fe2+ और Cu2+ फाउंड इन साइटोक्रोम में होंगी फाउंड, ठीक है, साइटोक्रोम में होंगी फाउंड, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक और चीज़ क्या होगी हमारे पास, मोलिबेडनम, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर, क्या सीधे लिखने से, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मॉलिबेडनम मतलब नाइट्रोजन